IVM। हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है रत्न कुमार सांभरिया की कहानी वर, जिसे आवाज दे रही हैं जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा। रोशनीबाई और उसके देवर मनीराम के सहजीवन को लेकर बस्ती का वहम खुदते कुएं सा गहरा होने लगा था। बिना आग धुआं नहीं उठता। बादलों की घुमड़ में बिजली की कड़क समाई होती है। भांडा फूटेगा। पेट, पाप, गैर और लहू छुपाए नहीं छुपते। चांद आकाश में खड़ा था। भोर का तारा टूटा नहीं था अभी। रोशनीबाई का पति बोलाराम कुचबंदा बस्ती आया। पत्नी का आंखें फेर लेना, छोटे भाई का दगा कर जाना, वो आपा खोए था। लुंगी जांघों तक चढ़ाए, कमीज की बाहें ऊपर तक संगवाए था। तारों बंधी लाठी कंधे पर धरे आर पार उतारू था। उसकी आंखों में धूल झोंक कर एक साथ रह रहे देवर भाभी को सबक सिखाने के लिए उसके भीतर उठी ज्वाला जंगल में लगी आग की तरह लपटे मारी जाती थी। वो 10-12 दिन में रोशनी के डेरे आ जाया करता था। एक पखवाड़ा वो खुद बीमार पड़ा रहा। आसंग हुई, नाता रखी औरत ने खाट ले ली। वो उठी, बच्चा निमोनिया ने जकड़ लिया। उसके रोग का निदान हुआ तो गरीबी सुरसा हो गई। फाका की नौबत, दोनों के बीच तू मैं होने लगी। अंत में बिगाड़ खाता ही हो गया। नैन सेन कर युवा कुछ बंदे के जा बैठी। नाता खुद तो बैठी, टाबर भी साथ ले गई अपना। नाता गई, बोला को ब्याहता याद आई। सपने आए। सपनों की लहरें कहीं ऊंची थी। रोशनी घरवाली है ऊकी। हक है, चूड़ियां पहरे हाथा में, जिनगानी का निभा है। रोशनीबाई के प्रति उसकी तड़प, उसकी लालसा, उसकी कामुकता पल पल पहर पहर नशे की तरह बढ़ती गई। आंखों के आगे भांति भांति की रोशनी घूमती। उस धुले फूल सा उसका निखरा रूप, कुंवारी जैसे उसके नाज नखरे, सावन के झोंके सा सरसता उसका यौवन, सजी धजी सिंगरी गुलाबी ओंठों पर जीभ फेर समेटती। उसकी कमाई पूंजी के लिए की गई छीना झपटी, मार पिटाई, रुदन रुलाई, ओंठों की सुबकन, आंखों की ठरकन याद कर बोलाराम का जी कड़वा कसैला हो जाता। सपने की उड़ारी जमीन पर आ गिरता, पेट पलायन होता, धरती पर माथा रगड़ता। उसे अपने करतूतों का पछतावा था। बस्ती में हांडते उसे मतिभ्रम हुआ। ये वो जगह नहीं है जहां रोशनीबाई का डेरा है। अब डेरों का क्या ठौर, क्या ठिकाना, क्या दर, क्या दुनिया। सरकार का हुक्म हुआ, पुलिस का डंडा खुड़क गया, उठकर दूसरी जगह जा पड़े। मृग मरीचिका।
करार 15 दिन का हुआ था, महीना बीता, काम मुकने का नाम नहीं लेता था। और यही विलंब बस्ती की पौबारा का सबब था। दिहाड़ी मिल रही थी रोज, दोनों टेम चूल्हा जला करता देर तक, साग तरकारी रोटी पूड़ी पराठे बनते। ये चीजें उनके लिए सपना रही और फैले हाथों या झोली में कभी कभार ऊपर से डाली जाती थी। आज वही चीजें घर घर थाली की परस थी। खुशहाली के बयार दिन बहुरे जाते थे। मन हरसाया तन पगवाया, पीढ़ियों से अधिकार जमाए बैठी तंगी अब मुंह मोड़ने लगी थी। वो सोचता विचारता ढूंढता खोजता सड़क उतर परती पड़े खेतों की ओर निकल गया। घास झाड़ खड़े थे, उसकी आहट से खो में पड़े सियार भाग खड़े हुए। खरगोशों ने झाड़ियों में दुबक कर जान बचाई। लोमड़ियां झाड़ बोझे सरक गईं। बिल में अलसाई पड़ी सेही की देह के कांटे सूल हो गए। क्रोध के काबू दारू में धुत बोला को न जीव जानवरों की हरकत की खबर, न रात की गति का भान। बावरा हुआ अपनी धुन था। चांद की चांदनी में इधर उधर टोह करता परती खेतों की ओर खोजती निगाह मारता था। उसे दूर दूर तक जंगल झाड़ पेड़ बोझे दिखाई दिए, डेरे कहीं नहीं दिखे। हिरण जंगल में भटक कर चौकड़ी भूल जाता है, कनौतियां उठाए इधर उधर चौकन्ना देखता है। बदहवास बोलाराम हताशा निराशा और दुराशा के बियाबान में बेतहाशा घिरा था। वो अटकता भटकता फिर बस्ती में आ गया। जहाज का पंछी उड़ उड़ फिर जहाज पर आ बैठता है। विधानसभा चुनाव सिर पर थे। आसपास के गांवों की साझी मांग उठी। मांग बटी रस्सी की तरह मजबूत होती गई। अंततो गत्वा राज की मंजूरी मिली और सड़क आगे के गांवों तक निकल गई। तांगे चलने लगे, घोड़ों की पीठ पर पड़ते कोड़ों की सरसर और खुरों की टापें गूंजने लगी। आवाजाही बढ़ी। शाम दिहाड़ी मिलती, बस्ती के लोग तांगे में बैठकर बाजार निकल जाते, जी चाहा खाते, जरूरत की चीज बसत खरीद लाते, सुलफ सौदा करते। तांगे नहीं भी मिलते तो बोलते बतियाते देर तक अपने घर लौट आते। ऊंट और वक्त की करवट का कयास नामुमकिन है। एक वक्त डेरे घुमंतुओं की जिंदगी में चाम में रोम की तरह थे। आज कंघी से उतरे बालों की भांति चार दीवारी के बाहर पड़े थे। पन्नियां, छीनी छीनी बरसातियां, मोमजामा, फूस इधर उधर बिखरी थी। बांस व खपच्चियां बेवारसी से ओने कोने पड़े थे। सामान घर में रखते ही लखीनाथ ने डेरे के अस्थि पंजर को माचिस दिखा दी थी। दूसरे कई लोगों ने उसका अनुसरण किया। बस्ती की चकाचौंध, बस्ती की आबो हवा, बस्ती के मकान, बस्ती की गलियों में गड़ रहे बिजली के खंभों को टकटकी बांधकर आश्चर्य से देखता रहा। जिस लाठी को काम में लेने के लिए बेताब हुआ, उसी लाठी से उसका कंधा टूटा जाता था। वो एक मकान की चारदीवारी के बाहर पड़े बांस पर पैर रखकर खड़ा हो गया था। गर्दन घुमा आए बाएं नजर मारता, धरती उल्टी काया पलटी, व्यथित मन सिर खोड़ता, होठों पर उंगली रखकर इधर उधर लखता। दिन उग रहा था। समूची धरा अरुणिमा की चुनरी सी ओढ़े थी। लखीनाथ बोतल हाथ में लिए जंगल जा रहा था। बोलाराम आंखें गड़ाकर उसकी ओर देखता रहा। घुंडी खाई मूछों, कानों झूलते कुंडल और कंधे पड़े बालों से उसे पलकते पलकते पहचाना। उनका परस्पर इतना मेलजोल था भी नहीं कि झट रूह पकड़ पाता। बोला देर सबेर रात बिरात रोशनी के डेरे आता और उसके साथ डकैती सी करके लौट जाता था। उसने सूझती आंखों से टोका, लखीनाथ। बोतल हाथ में पकड़े लखीनाथ ठिठका और उसकी ओर आंखें गड़ाकर देखा। भाई लखीनाथ, मैं बोलाराम कुछ बंदा।
रोशनी को आदमी। बोला। वो रुका और उसकी ओर बराबर देखता रहा। हाँ हाँ, बोला राम के स्वर में डूबते को तिनके का सहारा जैसा भाव रहा। लखीनाथ ने गौर कर उसे एड़ी से चोटी लखा। सूखे से चेहरे पर खड़ी दाढ़ी मूछें खेत में खरपतवार जैसी उगी थी। बदन हवा निकले रुख सा रुखा था। लुंगी जांघों तक चढ़ी थी। थेंगली ढकी मुड़ी तुड़ी कमीज की बाहें संगवाए था। लाठी कंधे पर धरे, चप्पल पहना, पैर बास पर धरे खड़ा था। उसके मुंह से दारू का भभूका बाहर आया। लखीनाथ को बेहुदा लगा। नक्सोर चढ़े, गुस्सा आया, समाई कर गया। कठोरता से पूछा, भोर भोर पी आयो बोला? बस यो ही एक आसरो रह गयो लखी भाई। उसने लाठी नीचे टेक ली और दीन कंठ से पूछा, डेरा उठ गया सब? ना, डेरा ना उठया। सरकार ने डेरा की जगह पक्का मकान बनवा के दे दिया। हमारा तो दिन फिर गया। पुस्ताबाद बावड़ी। वो डेरो बता जी में मारी बीरबाणी रोशनी रहवे। यो ही तो है जी के सामने तू बांस पे पैर धरा खड़े हो। लखीनाथ चुप मार गया। गुप्त कहते गुम गया। बखेड़ो खड़े हो जावेगो, बात है उघड़ती उघड़ जावेगी। वो बोतल हाथ में लिए खेतों की ओर बढ़ गया था। बोला राम को निविड़ छोड़ते पाखियों की चहचहाट सुनाई दी। बगल के एक प्लॉट से दड़बों से बाहर निकलते मुर्ग मुर्गियों और उनके चूजों के पंखों की फड़फड़ाहट आई। वो 2 कदम बढ़ा। रोशनी बाई के गेट पर अपना आक्रोश भरा हाथ रखा। खोलना चाहा, गेट नहीं खुला। खटखटाया, बजाया, भीतर से कोई नहीं आया। ध्यान दिया, अंदर की ओर ताला लटका है। बजाए, खटखटाए, खुले। उसका शक गहरा हुआ और गुस्सा लाल निशान की ओर बढ़ता गया। अंतस लावा सा खदबदाने लगा। अब बेकाबू क्रोध होशो हवास तो खो ही देता है, हौसला भी बढ़ा दिया करता है। उसने अंडूस मारकर लुंगी चढ़ाई, होठों से होठ रगड़े और फिर दांतों से दांत खिसने लगा। सोच आई, उपाय पाया। बंदर छलांग लगाने से पहले और चोर सेंधमारी से पूर्व सधता है। उसने लाठी की टोक गेट से बाहर जमाई, सिरे पर हथेली थमाई, लाठी को दूसरे हाथ की मुट्ठी से पकड़कर ऐसी छलांग लगाई कि रोशनी के चौक जा ठिठका था। भानुदय की फूटती किरणों उसने कमरे के बंद किवाड़ों को टकटकी बांधकर देखा। जी सा निकल गया। एक कमरे को बाहर से ताला लटका था, दूसरा कमरा भीतर से बंद था। बारी बंद थी, रोशनदान खुले थे पर ऊपर थे। संदेह यकीन में तब्दील हुआ। भीतरले में सुलगती आग जल उठी थी। दाल में कालो है, मायने वो ही चालो है, बात वो की वो है जो सोची। उसने लाठी दीवार के साथ खड़ी कर दी और थपकियां थपकियां किवाड़ पीटने लगा। किवाड़ नहीं खुले। मुक्के बजाए, किवाड़ नहीं खुले। रोशनी, 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 आवाज दी, किवाड़ नहीं खुले। उसके भीतर की आग हवा पकड़ गई। फरफराती लपटें कहीं ज्यादा जहरीली और झुलसाऊ थी। उसी दुसट के लार मायने सोइए साली। उसने लाठी ली और किवाड़ पर ठोरा मारा। निकल बाहर। रोशनी बाई कभी की जागी थी। घिग्गी बंदी थी उसकी। बाज की सर चिड़िया अपने घोंसले में दुबकी हो। उसे आतताई पति का भय नहीं था। कंचन सरीखी अपनी आबरू से डरी थी। लोक लाज घबराई थी। जवान देवर भीतर सोया है। बावला हुआ बोला राम लाठी मार मार किवाड़ तोड़ दे। बाही बारने उखड़ बिखर जाएं। रोशनी ने किवाड़ खोल दिए थे। देवर मनीराम खाट पर उठ बैठा था। रंगे हाथों पकड़े गए चोर के भीतर जो धूज और सजा की चिंता होती है, कमोवेश वही दशा उसकी थी। न बिल घुस जाए, न मैदान भाग खड़ा हो, न झाड़ बोझा छुप जाए, न पेड़ ऊपर चढ़ जाए। आमना सामना तय था।
बोलाराम चौखट लांग कर अंदर आया। वो लाठी मारकर मनीराम का सिर खिला दे। रोशनी ने उठी लाठी पीछे से पकड़ ली थी। वो दारू और ईर्ष्या के काबू था। तन का रोआ रोआ क्रोध से बेहाल था। इतना दमखम कहाँ रोशनी से लाठी छुड़ा ले। वो उसे लाठी के साथ खींचती धकेलती बाहर ले आई। छोड़ छुड़ाई दोनों एक दूसरे से गुथे पिले थे। बीच बीच में गाली की बौछारें बराबर होती रहीं। रौद्र रूप बोला की आंखें लाल सुर्ख थी, अंगारा सरीखी, दांत बुरी तरह किटकिटा रहे थे, कंकड़ चबा रहा हो। अपनी लाठी छुड़ाते उसने सीधी गाली बकी, देवर की लुगाई शर्म चाव गई तू। रोशनीबाई दोनों हाथों लाठी पकड़े थी। उसने दांत पीसते हुए नेहले पे दहला मारा, दूसरी का लगवार, चले जा तू। भाई भाई था, भाभी भाभी थी, और इन दिनों तो वो भाभी के रह रहा था। गबरू मनीराम बाहर निकल आया। उसने बोलाराम से लाठी छीनकर दूर फेंक दी। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हुई। बोला खुद की लतों मरा था। मनीराम की मसें भीगी थीं। बोलाराम की सांसें उखड़ गई। मनीराम ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और मरोड़ता मरोड़ता कमर के पीछे ले गया। खुद के हाथों ऐसे जकड़ लिए बेड़ी लगी हो। रोशनी ने लाठी ली और आंखें निकालकर उसके सामने अड़ गई। विद्रोहिणी जैसे गुर्राकर बोली, बोला इब बोल तू, बोल। बोलाराम को लहू सा चुहा। इब तक जीभ पर नाम न लाई, आज बेहयाई। रार लड़ाई, गाली गुफ्ता, बढ़ता शोर शराबा। लोग बाग बढ़े आए। अंदर हुड़दंग हो रहा था। गेट ताला लटका था। गेट के बाहर खड़े लोग भांति भांति के कयास लगा रहे थे। लखीनाथ को इस बखेड़े का बराबर अंदेशा था। वो आया। लखीनाथ गेट के बाहर खड़ा दिखा कि रोशनी लपक कर आई। वो लाठी थामे थी, चाबी लहंगा के नाड़े बंधी थी। उसने लाठी अपनी कमर से सटाई और गेट खोल दिया। चौक में तमाशाइयों का जमावड़ा हो गया। बोला के दोनों हाथ अब भी कमर के पीछे थे और मनीराम जकड़ कर पकड़े था। वो छटपटा रहा था, कबूतर की दोनों टांगें पकड़ी हों और वो बेतहाशा पंख फड़फड़ाए जाता हो। उसके होठों पर पपड़ी, ओष्ठ संधि पर फुचक थी। विवश हुआ गाली बके जाता था। लखीनाथ ने रोशनी के हाथ से लाठी ली और दीवार के साथ खड़ी कर दी। उसने बोला को छुड़ाया और उसकी ओर आंखें उठाकर कहा, अरे बोला, अपना बिल में घुसण से पहल्या से ही अपना कांटा समेट ले वे। तू घर में किरोध ले आयो। जा सांझा थारो दोनों को चौक चुकारा करांगा बीच पंचायत। बोलाराम अपनी लाठी यहीं छोड़कर चला गया था। लोग बाग चले गए थे। लखीनाथ अपने घर लौट आया था। शाम 6 बजे का टाइम रहा होगा। बस्ती के दूसरी ओर खाली प्लॉट पड़े थे। बस्ती की मंशा यहाँ स्कूल बनवाने की थी। न कालीन बिछा था, न जाजिम बिछी थी, न दरियां थीं। स्त्री पुरुष टाट पट्टी, सीमेंट के कट्टे, बोरी के टुकड़े, मोम जामा साथ लिए आए और बैठते गए। कुछ एक ने धरती मैया को ही शीश नवाया और खुरेड़ी जमीन पर ही बैठे। पुरुष एक ओर, महिलाएं दूसरी ओर। मन मन कयास थे, मन मन अंदाजा था, उत्सुकता थी। रोशनी पति बोला को अंगूठा दिखाकर देवर मनीराम की चूड़ी पहरेगी। हाँ, अरे हाँ, बोला अपनी पत्नी रोशनी को मरकर भी नहीं छोड़ेगा। मनीराम को यहाँ से भागना होगा। ब्याता की मर्जाद है। रोशनी तिरिया है, तिरिया चारे देवता भी नहीं जानते। अरे बोला के दूसरी लुगाई है ही। मीघाराम और घीघाराम का दादा चीमाराम बस्ती में उम्रदराज था। दवा दारू स्वस्थ था। अब वो नए कपड़े पहन मौजिज हुआ मूढ़े पर बैठा था ठसक से।
बूढ़े की सारस की गर्दन सी पतली नाड़ की नसें डोर जैसी उठी थी। सिर पर भारी पगड़ गर्दन दबी दबी थी। लखीनाथ बूढ़े के नजदीक बोरी बिछाकर बैठा हुआ था। बोलाराम उसके पास नीचे बैठा था। उसके होश गुम थे, गर्दन धसी, कंठ फंसी थी। रोशनी बाई और उसके देवर मनीराम को बुलाया गया। दोनों साथ आए। सभी की नजरें उनकी ओर खिंच गईं। जिज्ञासाएं बढ़ गईं। उत्सुकता बलवती हुई। बोलाराम के नेत्र शोले से चस गए। मार मार भुर्ता बना दूं दोनों का। रोशनी का दहकता गंदुमी रंग था। गुलाबी रंग के सूट सलवार पहने थी। सिर पर नीले रंग का किनारी कढ़ा दुपट्टा था। कानों चांदी की बालियां थीं। नाक में चांदी के पेच वाला सोने का कांटा था। आधा ग्राम वजन का वही कांटा जो उसने 15 रुपए में खरीदा था। उसके मन की चाह या सोना पहनने की उसकी जिद थी। बस्ती में पहली बार सोना आया था। महिलाएं उसके नाक की लवें पकड़ पकड़, आंखें गड़ा गड़ा सोना देखकर गई थीं। सोने की चौंध, कईयों की छाती जली, कितनी की छाती पर सांप लोटा। रोशनी बड़ी ठड़ी नहीं थी, लेकिन संवरने में कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उसने चप्पलें दूर निकाल दी और अपनी छरहरी काया सहेज कर महिलाओं के पास बैठ गई थी। देवर मनीराम 21 की वय, बीच सी कदकाठी, गोल कपोलों पर कपोलों सी उगी काली सुनहरी दाढ़ी मूछें, नहाया धोया, लंबे लंबे घुंघराले बालों में तेल चुपड़कर 1.5 मांग काढ़े था। उतरते बाल से उसके रंग पर सलेटी कलर के कुर्ता पजामा खिल रहे थे। कंधे पर पड़ा बादामी रंग का अंगोछा सोने पे सुहागा था। उमड़ती उसकी जवानी को उसका सलोनापन डांटे था। उद्वेलन, संशय और अज्ञात भय ज्वार भाटा बने थे। उसकी ओर देखकर लखीनाथ ने हाथ से जमीन थपक दी। मनीराम ने जूतियां दूर निकाल दी और अपने गबरू बदन को कपड़ों के साथ समेटकर लखीनाथ के पास बैठ गया था, सलीके से। बोलाराम ने मनीराम की ओर खून उतरी आंखों देखा। देह में बिजली का करंट सा दौड़ गया। धधकती सांस मारी। भाई से बड़ा दुश्मन ना होवे। बुढ़ऊ ने खखर की। खखर न हारी थी, न बीमारी थी, न कमजोरी थी। खखर न्याय प्रिय नृप विक्रमादित्य जैसी मौजूदगी थी। खखर फैसले की शुरुआत का संकेत थी। बस्ती की निगाह खखर की ओर गई। बूढ़े ने झूलती झुर्रियों, मिचमिचाते नेत्रों, हिलते हाथ बोलाराम की ओर इशारा किया। बोला, उठ। तू क्या आपड़ी? बोला उठा। वो सबकी ओर हाथ जोड़ता खड़ा रहा। उसके ओंठ सांस फुसफुसाते रहे, शब्द बाहर नहीं निकल पाए। सबके सब उसकी ओर लफती पलकों जिज्ञासा से देखते रहे। महिलाओं के पास एक छोर बैठी रोशनी बाई की ओर हाथ फेंक कर उसने कहा, 5 बरस पहले ई के साथ मेरा ब्याह हुआ। जात बिरादरी के बीच साथ फेरा पड़या। पल्लो पकड़ मेरे डेरे आई और इब आंखें फेर ली, मुड़ो मोड़ लियो। बस्ती माता न्याव करे। बोलाराम की कड़ी सुनकर रोशनी को गुस्सा आया। काया कड़की, आंखें भड़की, चोटिल बाघिन सी बिफरती हुई खड़ी हुई, मानो बोला का सामना करने को मनाए बैठी थी। उसने पहले तो उंगली और अंगूठे की चिकोटी से दुपट्टे का किनारा पकड़कर माथे तक सरकाया। फिर हाथ नचाते चिनकते हुए बोली, वाह वाह, ब्याह मेरो से करियो, रेवे दूसरी के लार। रात बिरात चोर सो आवे, मारे पीटे, मेरी मजूरी खोस ले जावे। बस्ती माता न्याव करे। बोलाराम के बदन पर पतंगी सी पड़ी। बुरा छटपटाया, उसकी ओर उंगली साधी। तू मेरा जवान भाई के साथ ओले ओले रह रही, हया उतरी। पति का विष उगलना रोशनी को सर्पदंश जैसा लगा। ओंठ से ओंठ काटकर बोली, हथेली पे जल को लोटो धर के सौ खा। वो बीरबानी से तेरो एक टाबर है कि ना? कलई खुली के अपराध बोध से उसका अंतर्मन बिलबिला उठा।
मानो खुद की कटार कलेजे में धंस गई हो। बगले झांकने लगा। खूब जानता था उसका पक्ष कागज की नाव है। बावजूद उसने अपनी दावेदारी मजबूत करने की चेष्टा की, पर इब तो वो चली गई, दूसरा के जा बैठी, टाबर भी साथ ले गई अपनों। स्त्री पुरुष रोशनी बाई की ओर देखने लगे। बूढ़े की आंखें भी रोशनी की ओर गईं। देखो के उत्तर देगी इब। रोशनी ने एक कलाकार की भांति ओंठ चढ़ाकर, आंखें बढ़ाकर, अंगूठा हिलाकर कहा, वाह वाह, रण हुयो कि रोशनी की याद आई, जुठाया ने जेठ कहूं। वो मुंह उठाकर दूसरी ओर देखने लगी थी। बोला राम की इज्जत पाक पाक हुई तो उसने भी रोशनी की नफरत को मात देने के लिए उंगली उठाई। वाह, बियाही होके कंवारा के साथ रहने लागी, जल को लोटो उठा पंचायत में, सत रही के गई। समूची बस्ती का शक मानो एक जगह सिमट गया। गुलाबी की ईर्ष्या गहरी हुई। रोशनी की ओर ऐसे देखा, दुखती रग पर हाथ रखा गया। ई को उत्तर दे इब। उम्र कमाए बैठे बूढ़े चीमाराम के मन संशय पैदा हुआ। पलकें फड़फड़ाई, पोपला मुंह चुभलाता रहा, मन का द्वंद मथता रहा। बूढ़ी अकल दौड़ाई, सूझ आई, इक्का खसम ने ही शक कर दियो। दूध को दूध और पानी को पानी होनो चावे बस्ती के बीच। बुढ़ऊ ने अपने लटकते गलमास पर हाथ फेरा और गहरी सांस खींचकर कहा, देवर भाभी दोनों लार रहा। मीणा दो मीणा देख लो। वो नेत्र झपझपाकर सबकी ओर इस नजर से देखने लगा था, खुद के सुझाव पर बस्ती की मुहर लगवाना चाहता हो। बूढ़े की बात बस्ती को जची। रोशनी उड़ती चिड़िया पहचान गई। उंगली उसके चरित्र की ओर थी। उसे झुरझुरी सी लग गई। माथे पर पड़ा दुपट्टा बरौनियों तक खींच लिया। सकुचाई, शर्माई, लाज से होंठ हिलने लगे। हाथ जोड़े और कांपते कंठ बोली, बस्ती माता की सौं खाऊं। देवर खाट पे सोवे, मैं लुगड़ी बिछा के धरती पे सोऊं। बड़ा बूढ़ा और बस्ती आशीष दे, साथ हो जावा। गुलाबी सरकी बाई के पास बैठी थी। उसने रोशनी की बात पर उसको कोहनी की ठेल दी। सरकी ने मीघा की घरवाली को और उसने पास बैठी घीघा की घरवाली को ऐसी ही ठेल दी। कोहनी के तंज की ठेल एक एक महिला में करंट सी दौड़ती गई। आंखें उठी। रोशनी नुगरी है। वो खुद की आबरू की मारे बस्ती की झूठी सौं खा गई, नेम धर्म पी गई। सब जाड़े आग और फूस को बैर होवे। बुढ़ऊ रोशनी के मन का ताप चाप गया था। उसने बोला राम के सामने बराबर अड़ी खड़ी रोशनी से पूछा, रोशनी बेटी, खुद का मन की कह, बोला के रहवागी। बूढ़े का सवाल तोड़ था। रोशनी की पलकें तितली के पंखों जैसी फड़फड़ाई। काया सामरथ आई। उसने दुपट्टे का पल्लू चेहरे पर फेरा, नजरें नीचे की और अधरों को समेट कर बोली, बाबा, जो दूसरी के साथ रह लियो, एक टाबर हो लियो, इस गंदा मानस के नारों में भले जान चली जावे मेरी। बस्ती चौंकी। बूढ़ा चौंका। लखीनाथ चौंका। बोला राम का जीव छूटा। मनीराम ऐसा गदगद हुआ कि आंखों में विभोर उतर आया। तो लखीनाथ ने अचरज भरी आंखों से उसके दिल की ली। मेरा देवर की चूड़ी पहरा दो, कमावागा, खावांगा, अपना टाबरा ने बढ़ावागा। उसने याचना भरी निगाह सबकी ओर इस कदर निराहा, बस्ती माता मनोकामना पूरी करे। अपनी ब्याहता का दो टूक जवाब सुनकर बोला राम का रोआ रोआ सत निकल गया। खेत के बिजूके जैसा खड़ा रह गया।
हिलता थरथराता निर्जीव वहीं बैठ गया, ढह गया हो। मनीराम गर्दन नीचे किए था। उसने पलकें उठाई और रोशनी की ओर ऐसे देखा, निहाल हुआ दाद दे रहा हो। रोशनी की चाह उसकी आह थी। मौजूद बस्ती में सन्नाटा सा उतरा था। मुंह फटे फटे थे, सांसें हिल रही थीं। दूसरे के प्रति इतना लगाव और खुद के पति के प्रति ऐसा अलगाव नहीं देखा था। रोशनी ऐसी विद्रोहिणी, ऐसी मुंहफट, बस्ती हैरान थी। दरख्त पर बैठा कौआ कांव कांव करता उड़ा और दूसरे पेड़ पर जा बैठा था। उसकी कांव कांव में हताशा थी। टहनी पर बैठी गुरैया गर्दन उठाकर फुदकी और इस टहनी से दूसरी टहनी पर जा बैठी। उसकी फुदक में उमंग थी। बूढ़े ने लखीनाथ की ओर इशारा किया। वो था गया। उसने उसके पास बालक की नाई भोले भाले से बैठे मनीराम की जांघ पर हाथ रखकर कहा, अरे मनी, उठ। उसके उठते लोगों की निगाहें उस ओर बढ़ गई। बुढ़ाऊ ने मुड्डे पर उकस कर बूढ़ी आंखें टिमटिमाई। अरे के नाम है तेरो? मनीराम। रोशनी ने चावा तू? बूढ़े ने अदेर पूछा। मनीराम ने लरजते कंठ हाँ भर दी। होंठ पुलकने लगे। काड़जा पर हाथ धर के कै जी से चावा? लखीनाथ ने कहा। उसने सीने पर हथेली रखकर कहा, जी से चाहूं? तेरी उम्र से घणी है, छोड़ना देवा गो। बूढ़े ने तल्ख कंठ सवाल किया और नेत्र गढ़ाकर उसकी ओर देखता रहा। ना ना बाबा, कतई ना। बुढ़ऊ पास ही पानी भरा लोटा लिए बैठा था। उसने लोटा मनीराम की हथेली पर धरवाया। मोर की गर्दन जैसी अपनी लंबी नाड़ आगे बढ़ाकर बोला, बसती के सामे जल की सौं खा के कह, रोशनी को उम्र भर साथ निभाऊंगो। मनीराम ने सांस सवारी और रोशनी की ओर उंगली से संकेत करके कहा, जल की सौं उम्र ताई साथ निभाऊंगा ई को। पहले वो भाभी रोशनी कहता बावरा हुआ था। लजाया कि रोशनी का नाम नहीं ले पाया। उसका अपनापा रोशनी की आंखों में बसता गया। रोशनी बाग बाग हुई। बूढ़े ने उससे कहा, मनी, लोटो रोशनी ने देब। रोशनी ने उससे लोटा लेकर अपनी हथेली पर रख लिया। बूढ़े ने गर्दन उठाकर उससे कहा, जल की सौं खा, जिन्नगाड़ी तक मनीराम के ला रहूंगी। रोशनी ने अपनी हथेली पर रखे लोटे के पानी की झाल उंगलियों से छुई और लजाते स्वर कहा, सौं खाऊं, जिन्नगानी तक साथ निभाऊंगी ई को। उसके नयन मनीराम की ओर ठहरे थे। मनीराम 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 बुलाते उसकी जीभ दुखती थी। शर्माई कि मनीराम जुबान पर नहीं ला पाई। मनीराम का अंतस फूला नहीं समाया। बोला राम के दाम्पत्य की डोर टूट गई। उम्मीद को पाला मार गया। पैरों तले से जमीन खिसक गई। कलेजे ने जगह छोड़ दी। दिन में तारे नजर आने लगे। उसकी आंखें चढ़ती आंधी की तरह पीली हो गई थीं। आंख मुंह मसलता मसलता वो उठा। सबकी नजरें उसकी ओर घूमी और थिर गईं। अरे इब के रे ओ बोला? बूढ़े ने उसकी ओर कड़ा देखा। तरकश में शेष रहे अंतिम तीर की भांति उसने एक दांव चला। दांव उसकी जिंदगानी का सवाल था। दांव उसका सहारा था। दांव मरता क्या नहीं करता।
सबकी ओर देखते हुए उसने दुखी मन से कहा, बस्ती माता, मकान मेरा डेरा की जगह बने हो, मकान मैंने दिलवायो, अरे इन कलमुहा ने बस्ती से भगावो, छाया पड़ेगी। मकान, रोशनी का घर, रोशनी का जी, रोशनी का कारजा। उसे पतवार में पानी भरता नजर आया और कलेजा बैठने लगा। घाव लगी बाघिन की तरह ताव खा गई। दोनों अंगूठे नचाते हुए उसे हड़काया। मकान के मांगा मेरो ठोर्यो, पक्को मकान देख किसो ललचाए हो, डूब मर झेरा में। वो शहर वाली मेम जी ने खुद कह के पट्टो मेरे नाम मड़वायो। और सुन, दुणवा को डेरो थो, एक पन्नी चरपट मेरी थी, माचस लगा दी और 2 बांस बाहर पड़या तेरा। जा उठा ले जा उनने। बोला राम का पानी उतर गया था। वो जूती पिटासा अपना सिर लेकर दूर जाकर बैठ गया। सर्वांग लहूलुहान था उसका। बूढ़े ने सामने खड़े मनीराम और रोशनी बाई की ओर स्नेह सिक्त नेत्रों से निहारा। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वो अपना पगड़ संभालता उठ खड़ा हुआ था। डग डग दोनों के नीड़े गया। मन मन बुदबुदाते मनीराम का हाथ पकड़ा। धरती और अंबर के साक्ष्य सबके सामने फैलाया। उसकी फैली हथेली पर रोशनी की हथेली रख दी। आज से दोनों मर्द वीर, बोलो दूर। उसने मनीराम के कंधे पर पड़ा फेंटा लिया, फैलाया और दोनों के कंधों पर डाल दिया। दायां हाथ रोशनीबाई के सिर पर और बायां हाथ मनीराम के सिर पर फेरा। हिलती गर्दन और कांपते कंठ आशीष दी। जाओ, सुखी रहो, फलो फूलो, बस्ती को मुंह मीठो कराओ। रोशनीबाई ने दोनों हाथों में पहनी चूड़ियां एक एक कर निकाली और नीचे रख दी। बोला राम के सुहाग का नकार था। बोला राम का रहा सहा कलेजा भी टुकड़े टुकड़े हो गया था। रोशनी रंडक भंडक कुजबंदा के वहां खिलौने बनाकर अपना बसर करती थी। वो अपने कान कायदे रही। कुजबंदा एक तरफा आसक्ति से बोराया रहा। रोशनी की हाँ की उम्मीद उसकी रातें सपनों में कटती। सपने सोने नहीं देते। वहां बैठे कुचबंदे की आस घास की तरह जल उठी थी, चटर चटर चटर। बूढ़े की आंखें भर आईं, होंठ सुबक पड़े थे। वो ओंठों की सुबकन को हाथों की अंजुरी में लेता ऐसे बैठा। उसने रोशनीबाई को विदा नहीं किया, अपनी बेटी को विदा किया हो जैसे। बुढ़ऊ ने तिलक त्रिपुंडी पंडित की भांति नहीं, अभिभावक की तरह रस्म पूरी की थी। रोशनीबाई और मनीराम ने एक दूसरे के कंधे पर पड़े अंगोछे को एकटक देखा। आंखें चार हुईं, अधर थिरके, आलिंगन पाने को आतुर हूं। रोशनी आगे, मनीराम पीछे, चाहों और खुशी की लहर, हर्ष की बयार, आकाश का स्नेह, पृथ्वी का दुलार। दोनों अपने घर की ओर बढ़ गए थे। बस्ती की विदाई देती नम आंखें उनकी पीठ देखती रही थी। बोला राम गोड़े पकड़कर ऐसे उठा मानो सांस सांस उसकी आसंग हुई हो। थोड़ा चला कि सच नहीं रहा। पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ पर बैठे कौवे की कांव कांव कर्णकटु हो उठी। वो डरा, गोड़ों पर हाथ रखकर उठा और हाँफता हुआ चल पड़ा था। रोशनी के चौक में पड़ी लाठी लाने का उसका मुंह नहीं था। मकान के बाहर पड़े अपने बांस कंधे पर धर चल पड़ा था। रोशनी खाने के लिए गुड़ की भेली खरीद लाई थी। वो एल्यूमिनियम की परात में भेली रखकर अपने गेट से बाहर निकली, उससे भेंट गई। उसने बोलाराम की ओर देखकर झट घूंघट बनाकर अदब लिया।
मानो वो उसका ब्याहता नहीं बड़ा बूढ़ा हो। रोशनीबाई आई दिखी कि उसकी दहक महिलाओं को चौंध गई। गीत गाते कंठ रुक गए। रोशनी फूली सरसों के रंग जैसे सलवार सूट पहने थी। अब सिर पर पीली चुन्नी थी। चमकते पीले रंग के सूट पर उसका गेहुआ रंग ऐसे फब रहा था सोने की अंगूठी में हीरे का नग। मांग भरे थी, होंठ रचे थी, माथे पर हरी टिक्की लगाए थी। वो कल शाम मनीराम के साथ शहर जाएगी और कलाइयों चूड़ियां भर लाएगी। परात बूढ़े को पकड़ाते उसके सुरमई नयनों के कोरों से सरद आंसू गिर पड़े थे दो दो। भेला हुआ दुख टपका हो, दर्द गया हो, त्रास से मुक्ति पाई हो, अभिलाषा पूर्ण हुई हो, नए जीवन की राह पकड़ी हो। गुड़ की भेली फूटी, गुड़ डली डली बटा बस्ती में। रोशनी परात हाथ में लिए अपने घर की ओर चली आई। उसकी कमर लरजती आई। लाज की इठलाहट पुष्प में खुशबू सी बसी थी। पत्नी की बेवफाई की धधकती आग में झुलसता बोला राम बांसों को अपने कंधे पर धरे मनस्ताप लिए 2 कोस दूर अपने डेरे की ओर लौट पड़ा था। साईं मेरा बाणिया सहजी करे व्यापार, साईं मेरा बाणिया सहजी करे व्यापार, बिन डांडी बिन पालड़े तोले सब संसार, बिन डांडी बिन पालड़े तोले सब संसार। परमात्मा व्यापारी है, वो सहज ही व्यापार करता है। वो बिना तराजू और बिना डांडी पलड़े के ही सारे संसार को तौलता है। आपने सुनी जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा की आवाज में रत्न कुमार सांभरिया की कहानी वर। ये कहानी हंस पत्रिका के अक्टूबर 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hello, everybody. Welcome to another great week on the IVM Podcast Network. This World Yoga Day, Ashton is joined by global yoga icon and lifestyle influencer Sunaina Rekhi. They talk about how one can take care of themselves using yoga. Catch this only on The Habit Coach. On the Filter Coffee podcast, Karthik speaks to author Vineet Karnik on the business of sports. On Smarter with Sid, Siddharth explains how the human library in Denmark works. On Marathi Kirkitan, the Deshmukh share unique incidents they came across while reading. And on Ek Jiski Finance, Priyanka teaches us how to write a will. Just a reminder to everybody, the IVM merchandise is now available. You can go to the IVM Podcast website and click on the shop tab. Check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And I'd like to remind you all that it is really, really helpful for us when you do recommend this show or any of our other shows to a friend. Word of mouth is great for us, and it's really a great way for us to grow our audience and have more people for you to discuss your podcast consumptions with. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening on, and you can also check us out on YouTube at ivmpodcast.com/YouTube. We have a list of the YouTube channels we are on. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Capgemini, Intel vPro, and Intel Future Banal Wonderful. Thank you so much for making this possible.